शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये एडिटोरियल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। शॉर्टकट में कहें तो ये जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है कुल मिलाकर के सरकार को प्रोटेक्ट करता है, ना ही हम लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला है। यही इस बिल के साथ में प्रॉब्लम चल रही है। जो प्रपोजल दिया गया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के, द प्लान टू अमेंड सेक्शन 8(1)(j इन द आरटीआई एक्ट। तो सरकार इस बिल के माध्यम से आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8(j में सुधार करना चाहती है, छेड़छाड़ करना चाहती है, जो ऑलरेडी से सरकार के सरकारी ऑफिसरों को एक प्रकार से बहाना दे देता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो सरकार और भी ज़्यादा कहना चाहिए इसको कमज़ोर करने की कुल मिलाकर के कोशिश कर रही है आरटीआई एक्ट को। आरटीआई एक्ट के बारे में आप सभी जानते हैं कि 2005 में सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर के आई थी। कोई योजना में कितना खर्चा हुआ है, आपके गांव का सरपंच कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर रहा है, कितना पैसा निकाल रहा है, कहाँ खर्चा कर रहा है, ये आप पूरी जानकारी उससे मांग सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट से किसी से भी आप कोई भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, ये संभव हो पाया है आरटीआई एक्ट के माध्यम से। लेकिन आप देखेंगे कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत भी लोग पूरी जानकारी नहीं देते हैं, उसमें भी लीपापोती करने का काम चालू हो गया है। आरटीआई एक्ट भी अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा है क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को, और कहा है कि इसको हम मानसून सेशन में पार्लियामेंट में पास करने वाले हैं। इसी के चलते चलते जो है ये जो मुद्दा है चर्चा में आया है। ड्राफ्ट की यदि हम बात करें, ड्राफ्ट को आप लेकर के आए दिसंबर 2022 में, लेकिन ये जो फाइनल बिल है ना हैज़ नॉट बीन प्लेस्ड बिफोर पब्लिक। लेकिन देखा जाए तो ये फाइनल बिल जो है अभी पब्लिक के सामने नहीं रखा गया है। सिटीजन्स को बहुत सारी चिंताएं हैं। इफ़ टू ऑफ इट्स प्रोविजंस, इसमें जो प्रोविज़न किए गए हैं उसमें से 2 प्रोविज़न ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा बेकार माना जाता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। यदि ये दोनों बिल, ये जो 2 अमेंडमेंट हैं इनको चेंज नहीं किया गया है, इसका मतलब ये है डेमोक्रेसी हमारी खतरे में फिर से आ जाएगी। आरटीआई एक्ट के बारे में बताया जाता है कि इंडियन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये 12 अक्टूबर 2005 से ही काम में आना चालू हो गया है। ये बेस्ट ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड कानून माना जाता है पूरे दुनिया भर में। ये यहाँ के लोगों को जागरूक करता है, एम्पावर करता है कि आप जानिए अपने अधिकारों को, आप जानिए कि आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो सरकार उसको कहाँ खर्चा कर रही है। दिस इज द आउटकम्स ऑफ पीपुल्स स्ट्रगल लेड बाय मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये जो नियम कानून बना था वो ऐसे आसानी से सरकार इसको लेकर के नहीं आई थी। इसमें जो मजदूर किसान शक्ति संगठन हैं इन्होंने लड़ाई लड़ी, हड़तालें करी, रैली निकाली, प्रदर्शन करे, तब जाकर के ये नियम कानून आ पाया है। ये चीज़ हमको राजस्थान में देखने को मिली थी, जिसके चलते चलते इसकी ड्राफ्टिंग हुई थी सन 2004 में। इसके बाद बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोविज़न हो सकते हैं, एंड इट टुक एन ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके बाद ऑल पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई गई थी ताकि इसके जो प्रोविज़न्स हैं ना इनको अच्छी तरह से निर्माण किया जा सके। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में ज़रूरत पड़ती है कि जो सिटीजन्स हैं वो कितने ज़्यादा जागरूक हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी है हमारे इंडिया में, अफेयर ऑफ द देयर गवर्नमेंट सो दैट दे कैन होल्ड इट अकाउंटेबल एंड कर्ब करप्शन। इसी के माध्यम से यहाँ की जो जनता है करप्शन से बच सकती है और करप्शन करने से लोगों को रोक सकती है। वहीं यदि हम बात करें कि क्या क्या चीज़ सिटीजन्स के द्वारा एक्सेप्टेड किया गया है, यहाँ पर एम्ब्रेस्ड वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। आरटीआई की बात करें, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके माध्यम से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा है।
असली जो पावर है कहते हैं अभी आज के टाइम में, आपको क्या लगता है असली जो पावर है सरकार के पास है, लेकिन इस कानून के आने से आप देखेंगे कि आम नागरिक भी एक हथियार वाला व्यक्ति बन गया। उसके सामने ऑफिसर लोग कुछ भी नहीं हैं, उनको मजबूरी में यदि उन्होंने कोई करप्शन किया है तो उसको उजागर करना पड़ जाएगा। इन सब के बावजूद सरकारी नौकर वेरियस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं सिटीजन्स को, ठीक है, सिटीजन के जो अधिकार हैं उनको प्रभावित करते हैं। लेजिटिमेट राइट्स, यहाँ पर लेजिटिमेट वर्ड यूज़ किया गया है। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध। तो हमारे जो वैध अधिकार हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए वो मना कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हमें सही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लीपापोती करके आंसर दे दिया जाता है। मैनी हैव यूज दिस डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट टू एक्सपोज रॉन्ग डूइंग एंड करप्शन। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बताऊं, जैसे कि एक बार मैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। अब एनटीपीसी का जब मैं एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पर एनटीपीसी के द्वारा खाली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई, उसमें मेरा भी नाम था। इसके बाद प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया, इसके बाद सीधे बुलाया जाता है, इसके बाद सीधे उसमें ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो लिस्ट में तो नाम आ गया था मेरा, मैं प्रैक्टिकल देने के लिए जब गया तो प्रैक्टिकल के बाद मेरा नाम नहीं आया था, प्रैक्टिकल से मेरा नाम गायब था। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग वाली बात यह है, मैं आरटीआई लगाया तो मैं सबसे पहले तो मांगा कि सर मेरे को कितना नंबर मिला है, इसके अलावा प्रैक्टिकल को मिलाकर के मुझे कितना नंबर मिला है। इसके अलावा मैं ये भी क्वेश्चन पूछा कि एससी कैटेगरी का यदि कोई कैंडिडेट है उसको पास होने के लिए कितने नंबर मिले हैं कि वो पास हो गया है, और मेरे को कितना नंबर मिला कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया प्रैक्टिकल में। तो इसका मुझे लिपाई पुताई वाला जवाब आया था, क्लियर कट बिल्कुल भी जवाब नहीं आया था मुझे। यहाँ पर एक रीज़न और भी हो सकता है कि ये जो सही आंसर नहीं देने का कारण यही है कि करप्शन हुआ है और आपकी जगह बेच दी गई, बस आप यही कह सकते हैं। कुछ एरियाज ऐसे थे जिनको आरटीआई ने ऑलरेडी से बाहर कर दिया था कि यहाँ पर आप आरटीआई कानून लागू नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक सिटीजन के पास अधिकार है कि वो एक्सेस कर सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन। सरकार के पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप पूरी खंगाल सकते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर करप्शन हुआ है तो आप एक लेटर लिख करके जानकारी मंगा सकते हैं कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ है वास्तव में। यहाँ पर हमको 10 ऑफ कैटेगरीज इंफॉर्मेशन हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर टू प्रिवेंट हार्म टू सर्टेन इंटरेस्ट। लेकिन सरकार ने यहाँ पर क्या काम करी थी, जब आरटीआई इलेक्ट लाई थी तो 10 कैटेगरी ऐसी बनाई और कहा कि इस कैटेगरी में आप सूचना का अधिकार कानून नहीं लगा सकते हैं। ऐसा उसने इसलिए कहा ताकि जो सरकार का इंटरेस्ट है उसको सेव करके रख सकें, इसके साथ साथ में सरकार जो है स्मूथ तरीके से काम कर सके। इनको आउटलाइन किया गया है सेक्शन 8(1) में विद द 10 सबसेक्शन फ्रॉम A to J। इसमें सरकार ने A से लेकर के J तक उल्लेख किया है इनको। ऑलमोस्ट यदि देखा जाए मोस्ट वाइडली मिसयूज्ड एग्जेम्पशन इज सेक्शन 8। सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर वो है सेक्शन 8(1) का J, जो कि एग्जेम्पशन देता है पर्सनल इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ पब्लिक एक्टिविटी और विच इज़ एन इन्वाजन ऑन द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। ये सेक्शन कहता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक पार्ट नहीं है, पब्लिक एक्टिविटी का ये पार्ट नहीं है। ये कहता है कि विच इज़ एन इन्वाजन ऑन द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। ये चीज़ यदि आप मांग रहे हैं मतलब आप किसी की प्राइवेसी मांग ले रहे हैं, इसलिए हम जानकारी नहीं देंगे। अब इसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। साफ कहा है यदि कोई सूचना किसी ने मांगा है, उस सूचना को यदि संसद में या फिर विधानसभा में वो पेश कर सकता है, संसद या फिर विधानसभा में वो चीज़ को दिखाया जा सकता है, तो आप किसी भी नागरिक को मना नहीं कर सकते हैं कि हम ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। इस प्रकार से यहाँ कहा जाता है।
इसके साथ साथ में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं इनको भी इस कानून से छूट दी गई है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ए पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और वुड काज अनवारंटेड इन्वाजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल की प्राइवेसी का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा थोड़े से एग्जाम्पल हैं जो कि हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है एग्जेम्पशन दी गई है या फिर छूट दी गई है या फिर बेस बन सकते हैं रिफ्यूज़ल के, मना करने के। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग रिफ्यूज़ कर रहा है किस चीज़ से? टोटल नंबर ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट ऑफ IAS ऑफिसर pending presently for over 1 year, 2 year, 3 years and 4 years by claiming exemption under 8(1)(j। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग रिफ्यूज़ कर रहा है अपार की रिपोर्ट को, ठीक है। क्या किस चीज़ की रिपोर्ट? एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट को नहीं दिखाता है IAS ऑफिसर्स की कि वो प्रेजेंटली कितनी पेंडिंग है, 1 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल से। इसमें जो रिपोर्ट पेंडिंग है ये आप यदि मांगेंगे तो वो मना कर देगा, नहीं देंगे बोल देगा। इसका उल्लेख है सेक्शन 8(1) में। रिक्वेस्ट फॉर डिटेल ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फंड। यदि आपको लग रहा है कि MLA के फंड की मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी, इसको भी मना कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर फंड, PM फंड के जो बेनिफिशरीज हैं उनकी डिटेल सरकार आपको नहीं देगी। बोगस कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। एजुकेशन सर्टिफिकेट, घोस्ट एम्प्लॉयज़, ग्रॉस आर्बिट्रेशनेस, करप्शन इन सिलेक्शन फॉर जॉब्स एंड नॉन कन्फर्मेशन टू रूल्स एंड लॉ। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, arbitrariness and corruption in selection for jobs and non-conformance to rules and laws। यदि मनमानी की जा रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है सिलेक्शन फॉर जॉब के मामले में, तो इस चीज़ को भी लिपाई पुताई वाला जवाब दिया जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताया था। इसके साथ साथ में जो नेता लोग अपनी एसेट को घोषित करते हैं कि मैं इतने, मेरी जो संपत्ति है वो इतने लाख है, इतने करोड़ है, उसके मामले में भी आप उसकी जानकारी नहीं ले सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एविडेविट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आपसे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके एफिडेविट का वेरिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। अनफेयर असेसमेंट आप नहीं लगा सकते हैं स्टूडेंट्स का एंड जॉब सीकर्स का इन गवर्नमेंट। डिसगार्ड ऑफ करप्शन चार्ज अगेंस्ट ऑफिशियल दैट हैव बीन प्रूवन, कोई ऑफिशियल है उसके खिलाफ में करप्शन का चार्ज लगा था तो आप उसकी खुदाई बिनाई नहीं कर सकते हैं। फाइल नोटिंग एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग, अब ये क्या लिख दिया है, अब हम चलते हैं इस बिल या फिर विधेयक की तरफ में। तो यहाँ पर बताया जाता है कि RTI एक्ट का जो सेक्शन 8(1)(j है इसमें अमेंडमेंट करने की बात करी जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात यह है कि जो प्रपोज किया गया डाटा प्रोटेक्शन बिल है, प्लानिंग किया जा रहा है कि इसके अंतर्गत हम RTI एक्ट के सेक्शन 8(1)(j में कुछ संशोधन करने वाले हैं। टू रीड एज एग्जेम्प्टिंग इंफॉर्मेशन अंडर J विच रिलेट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऑलरेडी से तो छूट दी ही जा रही थी, अभी और छूट मिल जाएंगी। यदि ये अमेंडमेंट मिल जाता है तो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड हो सकती है एक पर्सन से रिलेटेड, वो उसको कानूनी तौर से सरकार मना कर देगी। मोस्ट इन्फॉर्मेशन कुड बी शोन एज बीइंग रिलेटेड टू ए पर्सन, सरकार क्या कहेगी, ज़्यादातर जो जानकारी आप मांग रहे हैं वो किसी पर्सन से रिलेटेड है, हम नहीं दे सकते हैं। And hence the law would become a right to deny for public information officer। कुल मिलाकर के ये जो कानून है वो कैसा बन जाएगा, राइट टू डिनाई फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन कानून के रूप में बन जाएगा। ये यहाँ पर बताया जाता है कि POI हम किसको बोलेंगे, पर्सन किसको बोलेंगे।
whenever a POI want to deny information he will be able to link it to some person। ठीक है, जब हमने कहे हैं कि आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो तो सरकार कह रही नहीं, ये तो किसी पर्सन से रिलेटेड मामला, इसको हम नहीं दे सकते। इस प्रपोज्ड बिल में बताया गया है कि पर्सन का आखिर मतलब क्या होगा। पर्सन के अंदर को तो कुछ इंडिविजुअल हो सकते हैं, कंपनी हो सकती हैं, या फिर स्टेट हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के बचने का ये तरीका हो सकता है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली WTO से रिलेटेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित अभी हाल फिलहाल में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन भले ही अच्छे चल रहे हों, लेकिन WTO के अंतर्गत दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलते रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर ठीक हम वैसे ही कह सकते हैं जैसे कि चाइना और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। एक तरफ अमेरिका टैक्स लगाते जा रहा है चाइना की वस्तुओं में, दूसरी तरफ चाइना भी उसको काउंटर करने के लिए अपने देश में आने वाली अमेरिकन चीज़ों की के ऊपर टैक्स लगा रहा है, उनको महंगा कर दे रहा है। ठीक इसी प्रकार का प्रैक्टिकल हमने इंडिया और अमेरिका के मामले में भी देखे हैं। जबकि इंडिया का जो अपील रहा था टू डिफंक्ट अपीलेट बॉडी, ये चीज़ सुप्त पड़ गई है। ये जो विवाद यहाँ से उठा था अब वो शांत हो चुका है। इंडिया हैड वॉलंटरली रिमूव्ड सम कंट्रोवर्शियल स्कीम। इंडिया कह रहा था ये जो अपीलेट बॉडी है ये काम कर नहीं रही है। ये जो मुद्दा उठा था आज के टाइम में शांत हो गया। इसके साथ साथ में इंडिया जो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्कीम चलाया करता था उनको उसने रिमूव कर दिया है। इसमें इंक्लूडिंग था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इंडिया जिसने इनिशिएट किया था एक कंप्रहेंसिव प्रोसेस, ठीक है, कि हम जो है रिफॉर्म करेंगे SEZ के लॉ में। फिर भी यदि देखा जाए परफेक्ट WTO कंप्लायंस इन शॉर्ट रन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोसीडिंग वुड नॉट हैव बीन ईजी फॉर इंडिया। ऐसा यदि आप कह रहे हो तो ऐसा नहीं है। यदि सरकार एक्सपोर्ट में सब्सिडी दे रही है तो ये कोई इस चीज़ से यदि मना भी कर रही है चलो हम सब्सिडी नहीं देंगे, ये हमारे दूसरे देश के लिए गलत हो जा रहा है, तो ये कोई आसान काम इंडिया के लिए होने वाला नहीं है। पहला जो इन्वॉल्व चैलेंज था बाय इंडिया के द्वारा अगेंस्ट था कंट्रोवर्शियल सेक्शन 232 टैरिफ इम्पोज्ड अंडर US ट्रेड एक्सपांसन एक्ट 1962। US ने इम्पोज किया था, लगाया था एडिशनल 25% की ड्यूटी स्टील के ऊपर और 10% एल्यूमिनियम के ऊपर, ट्रिगरिंग ए सीरीज ऑफ WTO चैलेंजेस एंड यूनिलेटरल ट्रेड रिस्पॉन्सेस। इससे क्या हुआ, WTO में जाकर के दोनों देश केस करने लग गए। तो US ने यदि 25% का टैक्स लगा दिया किसके ऊपर, स्टील के ऊपर, इसके अलावा यदि 10% एल्यूमिनियम के ऊपर वो लगा देता है, इसका मतलब ये है जब हमारा माल वहाँ पर जाएगा तो जो चीज़ हम 100 रुपये में बनाए हैं US में जाकर के 125 रुपये की हो जाएगी। और जबकि वहाँ का जो स्टील है वो 100 का 100 में ही बिक रहा है, हमारा 125 में बिक रहा है, तो वहाँ पर आपका स्टील बिकना बंद हो जाएगा। ये अंतर रहता है। इसके अलावा फिर इंडिया ने क्या काम किया, कुछ सेफगार्ड के उपाय अपनाए। इसके साथ साथ में उसने भी कुछ रिटेलिएटरी मेजर भी अपनाए थे। रिटेलिएटरी का मतलब होता है बदले की भावना से, जैसा जवाबी कार्रवाई अमेरिका कर रहा वैसे ही हमने भी कर दिया। US ने कंसिडर किया था इंडिया की रिटेलिएटरी ड्यूटीज एक्सेसिव, while India believed that it could retain these duties as long as the सेक्शन 232 टैरिफ remained। अमेरिका को लगता है कि एकदम इंडिया ने बहुत गलत कर दिया। इंडिया कह रहा है कि नहीं, जब तक आप ये 232 वाला जो सेक्शन है इसको चेंज नहीं करोगे हम भी कुछ नहीं करेंगे। US will receive and consider request for exclusions from section 232 measures with approval rate of 70% for steel products and 80% for aluminium product from India। इसके बाद फिर रिक्वेस्ट का दौर चालू हो जाता है, ठीक, कि एक्सक्लूज़न किया जाए कम से भी कम सेक्शन 232 में 70% स्टील प्रोडक्ट में, 80%
एल्युमिनियम प्रोडक्ट में तो काम बन सकता है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं मैप वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं इंडिया की जियोग्राफी को। तो आज इंडिया की जियोग्राफी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर खनिजों के बारे में, भारत के जो प्रमुख खनिज संसाधन हैं, मिनरल्स हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेनली लौह अयस्क बताए गए हैं कि कौन कौन से स्टेट में हमको लौह अयस्क देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं कौन कौन सी जगह है जहाँ पर लौह अयस्क मिल रहे हैं हमको। नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तमिलनाडु में तो सलेम पड़ता है, सलेम में आपको लौह अयस्क देखने को मिल जाएंगे। तमिलनाडु के ऊपर यदि हम जाते हैं, केरल के ऊपर जाएंगे, कर्नाटक पड़ेगा। कर्नाटक में चिकमंगलूर, शिमोगा, होसपेट और सांदर, यहाँ पर लौह अयस्क आयरन ओर पाया जाता है। महाराष्ट्र में 2 जगह है, चंद्रपुर और रत्नागिरी। इसके अलावा गोवा में भी हमको लौह अयस्क देखने को मिल जाते हैं। बस्तर का एरिया हो गया, इसके साथ साथ में जबलपुर हो गया, दुर्ग हो गया। यदि हम झारखंड की तरफ में जाते हैं तो सुंदरगढ़ और मयूरभंज 2 जगह है। और यदि हम पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो सिंह भूमि है जहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। देखिए, तो जो लौह अयस्क क्या होता है, लौह अयस्क इस प्रकार से रॉ मटेरियल होता है जिससे हम शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं। इसको फर्नेस में डाला जाता है, फर्नेस से फिर हमको लोहा प्राप्त होता है। अयस्क ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हम जो है लोहा प्राप्त कर रहे हैं और पृथ्वी पर ये खनिज अवस्था में हमको प्राप्त होते हैं, उन्हें लौह अयस्क कहते हैं। लौह अयस्क को खदानों के माध्यम से निकालते हैं और ये पृथ्वी में भारी मात्रा में अवेलेबल है। लौह अयस्क जब धरती से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। सबसे पहले इन अशुद्धियों को अलग करते हैं और फिर शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहे में जो अशुद्धियाँ रहती हैं उसको हम आसार या फिर गैंग कहते हैं। यदि लोहा में गैंग ज़्यादा रहेगा, यदि गैंग की मात्रा अधिक होगी तो उस अयस्क में लोहे की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए सबसे पहले हमें इनको दूर करना पड़ता है। लौह अयस्क उत्पादन की यदि हम बात करें तो पूरे विश्व भर में भारत चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर में है चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और फिर आ जाता है भारत। तो भारत का लौह उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है, जबकि संचित भंडार सर्वाधिक भारत में ही हमको पाए जाते हैं। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक और उड़ीसा राज्य प्रथम स्थान पर हैं। कहाँ पर? वर्ल्ड लेवल में। दूसरा स्थान झारखंड का होता है। भारत में लौह अयस्क प्रायद्वीप भारत की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। लोहे को हम कई प्रकार से बांट देते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिटेराइट। तो जो हेमेटाइट होता है, यहाँ पर हमको 60 से 70% तक लोहा मिल जाएगा। ये हमें लाल और भूरे रंग का दिखाई देता है और ये जलज प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो होता है, इसमें धातु हमें 72% तक मिल जाएगी, इसका रंग काला रहता है और ये आग्नेय शैलों में पाया जाता है। लिमोनाइट की बात करें तो इसमें आपको 40 से 60% लोहा मिलेगा, पीला दिखाई देता है और ये अवसादी शैलों में पाया जाता है। सिडेराइट 10 से 48% तक हमें लोहा मिलता है। इस लोहे को आयरन कार्बोनेट बोलते हैं, इसका रंग रहता है भूरा। इसके अलावा बहुत सारे लौह अयस्कों के नाम हैं, इनको आप देख सकते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, पाइराइट, क्रोमाइट, गोएथाइट, टेकोनाइट, लिमोनाइट और इल्मेनाइट। इसके बाद वाला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिलेटेड है, जिसको हम हिंदी में बहुआयामी गरीबी कहते हैं। नीति आयोग, जैसे कि योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग बनाया गया था, तो नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में भी काम मिला था कि वो कुछ शोध वगैरह करते रहेगा, रिसर्च जारी करते रहेगा, जैसे कि आज के टाइम में उसने किया है। उसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा प्रस्तुत किया है। वैसे देखा जाए तो नीति आयोग को ये सब काम दे दिए हैं तो और उसका बोझ बढ़ गया है। इसके लिए तो ऑलरेडी से कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर जारी होते रहता है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से डेटा इसके माध्यम से प्रस्तुत करती है। बहुआयामी गरीबी के माध्यम से हम गरीबी को समझ सकते हैं।
कि इसके कौन कौन से आयाम होते हैं। इसके आयाम कुछ ऐसे हैं, इसकी कुछ खास विशेषताएं ऐसी रहती हैं कि कन्फ्यूज़न होने लगता, ओवरलैप करने वाली चीज़ें रहती हैं कुछ विशेषताएं एक दूसरे को काटती हैं। इसमें हम उन चुनौती, बाधा, मुद्दा और प्रतिकूलताओं को शामिल करते हैं जिनका सामना गरीब लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, भोजन, पानी, ऊर्जा, परिवार नियोजन तक पहुंच की कमी, साथ ही साथ हिंसा और सुरक्षा के खतरों का सामना करना इसमें शामिल होता है। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी खतरे भी इसमें भांपे जाते हैं। इतने सारे मुद्दों को मिलाकर के हम निकालते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो देख लेते हैं हम नीति आयोग की रिपोर्ट में क्या बताया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से लिफ्ट आउट हो गए, मतलब मल्टी डायमेंशनल गरीबी से ये लोग बाहर निकल गए हैं। तो एकदम बिल्कुल सही टाइम में ये डेटा प्रस्तुत किया गया है जब सरकार को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार के डेटा को, गरीबी से रिलेटेड, बेरोजगारी से रिलेटेड। ये जो चार्ट यहाँ पर बनाया गया है 5 स्टेट का डेटा प्रस्तुत किया गया है जहाँ पर हाईएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नीति आयोग रिपोर्ट। जैसे बिहार की बात करें 2019 से 21 का डाटा और 2015 से लेकर के 16 का डाटा। 15-16 वाले डाटा में जाहिर सी बात है डेटा ज़्यादा रहा होगा, इस बार सुधार किए हैं तो डेटा कम आया होगा। तो हर जगह आप यही देख रहे हैं कि पहले ज़्यादा था वो इस बार कम हो गया है। बिहार में 51% जो लोग थे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहा करते थे, आज वो घट करके 37.7% हो गया है। झारखंड में 42% से 28% हो गया है, मेघालय में 32 से 27 हो गया, उत्तर प्रदेश में 37 से 22 हो गया, मध्य प्रदेश में 36 से 20% हो गया है। इंडिया ने रजिस्टर्ड किया है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 9% पॉइंट। एवरेज आप देखेंगे तो 9% के जो नंबर हैं वो डिक्लाइन हुए हैं गरीबी के मामले में, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी के मामले में। 2015-16 में ये हुआ करता था 24.85%, ठीक है, जो कि घट करके 14.96% हो गया 2019 से 21 के बीच में। ये चीज़ हमें पता चला है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के माध्यम से। एक स्टडी है उसका कहना है कि लगभग 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है ड्यूरिंग द पीरियड एसेस्ड बाय द आइडेंटिफाइंग, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये यूनाइटेड नेशंस कहता है इन पैरामीटर के हिसाब से ही भारत सरकार ने प्रयास किए हैं। कुछ मल्टी डायमेंशनली पुअर स्टेट हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है, मेनली ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर। ये रिपोर्ट कहती है कि जो कुछ रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर तेज़ी के साथ में हमें डिक्लाइनेशन देखने को मिल रहा है गरीबी में, तो ग्रामीण एरिया में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, 32 से 19% हो गई है। कुछ स्टेट हैं जैसे कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। इसके अलावा दिल्ली, केरल, गोवा, तमिलनाडु, यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ पीपुल फेसिंग मल्टी डायमेंशनली ऑफ पॉवर्टी। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कम लोग गरीबी को फेस कर रहे हैं, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती हैं। बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये टॉप रहे हैं चार्ट में, जहाँ पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली में हाई रही थी और उसी का डेटा यहाँ बताए हैं कि कितना कम हो गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी किस प्रकार से रही है, यदि हम सेम टाइम की ही बात करें तो इसमें 8 से लेकर के 5% की गिरावट देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश ने रजिस्टर किया है लार्जेस्ट डिक्लाइन नंबर ऑफ पुअर। यूपी में सबसे ज़्यादा गरीब लोग कम हुए हैं, 3 करोड़ लोग जो हैं बाहर आ गए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। यूपी इस मामले में सबसे ज़्यादा आगे रहा है। इसके अलावा जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी रिलीज़ करी गई थी वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के द्वारा।
ये जो रिपोर्ट है ये प्रिपेयर करी गई है लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के माध्यम से। मतलब सरकार ने जो डेटा उठाई है वो भी सरकारी आंकड़ों से ही उठाई है। एंड इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स है दूसरी बार जारी किया गया है। इनका कहना है कि 12 पैरामीटर बनाए गए हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब को हमने एग्जामिन करे थे इस रिपोर्ट में और फिर हम रिपोर्ट तैयार किए हैं। इसके बाद फ्रंट पेज से ही यदि हम देखें तो जो न्यूज़ आई है वो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है। पार्टिकुलरली ये जो केस चल रहा है ये दिल्ली में जो IAS और IPS अधिकारी होते हैं इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये किनके अंडर में काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दिया था हाल फिलहाल में कहा था ये केजरीवाल के पास रहेगी ये पावर। केंद्र सरकार को चीज़ पसंद नहीं आई, इसने तुरंत ही इसमें अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि नहीं, ये जो पावर है LG के पास में रहेगी। LG के पावर पास रहेगी मतलब इनडायरेक्ट तरीके से केंद्र सरकार अपने पास में रखना चाहती इस पावर को। तो सरकार तुरंत एक विधेयक ला ली थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उसने पलट दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कहना चाहिए रिएक्शन नहीं आया था। केजरीवाल साहब इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें मेनली देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के दिन कहा है कि ये रिफ़र करेगा दिल्ली गवर्नमेंट की पिटीशन को सेंट्रल ऑर्डिनेंस, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डिनेंस पारित किया गया है उसके खिलाफ में ये पिटीशन दायर करी गई थी, विच इफेक्टिवली गिव्स पावर ओवर सिविल सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर एन अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको दूसरी बेंच कॉन्स्टिट्यूटिव बेंच को भेज रहे हैं, वही जांच पड़ताल करने वाली है। यहाँ पर थोड़े से वाद विवाद दिए जाते हैं, जैसे कि दिल्ली क्या कह रही है, केंद्र सरकार क्या कह रही है। दिल्ली कह रही है कि ऑर्डिनेंस में संशोधन किया गया है, अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑर्डिनेंस। संविधान आप संशोधन कर रहे हैं मात्र एक ऑर्डिनेंस को पारित करते, ऐसा कह रही दिल्ली की सरकार। केंद्र सरकार कह रही है अभी हमने इसको संसद में पेश नहीं किया है, हम इसको संसद में पेश करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट की जो पावर है ओवर स्टेट पब्लिक सर्विसेज अंडर एंट्री 41 इन द स्टेट लिस्ट टेकन अवे, तो एंट्री 41 के अंतर्गत जो स्टेट लिस्ट है और जो पावर उसको मिली है वो पावर छीनी जा रही है, ठीक है, ऐसा कहना है दिल्ली का। परमानेंट नेशनल कैपिटल सिविल अथॉरिटी जो स्थापित करी जा रही है, रेंडर्स चीफ मिनिस्टर ए माइनॉरिटी वाइज इन द गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली। इसमें जो आप संस्था बनाने की बात कर रहे हैं उसमें मेरी कोई भूमिका ही नहीं रहा है, मैं किसी काम का ही नहीं रह जाऊंगा, ऐसा केजरीवाल का कहना है।